गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एफएम का थियरी जो है वो 45 मार्क्स का आएगा भाई, इसीलिए एफएम का थियरी पे मैं इस बार इतना जोर दिया हूँ। मैं कभी भी थियरी इतना ज्यादा नहीं पढ़ाता, लेकिन क्या ही करूँ। आप लोगों के सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन में एफएम का थियरी 45 मार्क्स का आएगा, और जो बोका बच्चा लोग रहेगा, जो बेवकूफ बच्चा लोग रहेंगे, वो थियरी नहीं करके खाली प्रैक्टिकल 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 करता रहेगा। जैसे कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एफएम का जो प्रैक्टिकल है वो बड़ा टफ होता है, वो इतना इजी नहीं होता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल आप बना नहीं पाए एग्जामिनेशंस में, उसके लिए है थियरी। तो थियरी भी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए अपने लोग आज एफएम का थियरी का पार्ट सी करेंगे बेटा। और एक बार प्लीज लाइक कर दो ना। एक बार प्लीज अपने इस भैया को सपोर्ट कर दो ना भाई, तुम्हारा सपोर्ट का बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, सीरियसली। तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। तुम्हारा लाइक ही तो हमें मोटिवेट करता है। हम लोग आपके लिए मेहनत करने के लिए रेडी है, लेकिन किस बेसिस पर मेहनत करें। आप लाइक ना करो, आप कमेंट ना करो, आप शेयर ना करो, तो एक टीचर को उसका फल का ये नहीं मिलेगा ना नॉर्मली। तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हाइप करो, और चीटिंग मत करो। प्लीज ये सब करो, ऑनेस्टली करो। चलिए, और सारे के सारे कॉलेज ग्रुप में ना शेयर कर दो ये सब सारे वीडियोस। ये सब सारे वीडियोस पता है, बहुत सारे टीचर पैसा लेके ये सब सारा वीडियोस बनाते हैं। बहुत सारा टीचर्स पैसा लेके बनाते हैं, लेकिन हम फ्री में बना रहे हैं नॉर्मली। अब उसकी कदर करो भाई। 15 दिन भी पहले क्यों आपको कोई फ्री फ्री पढ़ाएगा? ये ट्रेंड था ही नहीं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। तो हम अगर फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग क्या करो, इसको शेयर करो। तो देखो, एफएम थियरी का संजीवनी बूटी हम लोग ने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में और अपना वो टेलीग्राम चैनल नंबर दे दिया है, तो जाओ और ले लो। तो हमने फर्स्ट 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया। अब यूनिट नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। देखिए, एफएम का थियरी का अपडेट आप लोगों को दे देते हैं। एफएम का थियरी का अपडेट, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोग ने कर लिया। बेसिक कंसेप्ट में से 10 मार्क्स का आएगा। हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से एफएम कर लिया। फिर हम लोगों ने दूसरा वाला चैप्टर उठाया था। दूसरा वाला चैप्टर का नाम था दोस्तों सोर्सेस ऑफ कैपिटल। सोर्सेस ऑफ कैपिटल को भी बहुत बेहतरीन तरीके से, सुंदर तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब तीसरा चैप्टर आता है आपके एफएम में बुक में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मत पढ़िए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ा देंगे, हम बाद में पढ़ा देंगे आप लोग। इसका 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल छपा हुआ क्वेश्चन आएगा। 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट इंपॉर्टेंट, मत पढ़िए ज्यादा। ठीक है? तो सर ये बताइए आपको पढ़ना क्या है? ये अगर नहीं पढ़े तो क्या पढ़े? तो आइए, आपको पढ़ना है ये यूनिट नंबर 4। आज आज हम लोग पढ़ाएंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट पढ़ाएंगे। यहां से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर लिवरेज से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा तो यहीं से पूछ लेगा। लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का थियरी आज आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। जरा सुनिए, जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर का थियरी। एक बार लाइक कर दो, एक बार कमेंट कर दो, एक बार शेयर कर दो भाई। और कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी संजीवनी बूटी सजेशन, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, ज्वाइन कर जाओ भाई, ज्वाइन कर जाओ बिना बोले। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं, जरा आप बात समझिए। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कि ये कॉम्बिनेशन है कि आप अगर एक बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या सिर्फ इक्विटी शेयर का सहारा लेके बिजनेस करोगे? अगर इक्विटी शेयर का सहारा लेके सिर्फ बिजनेस करोगे तो आप डूब जाओ। अगर एक बिजनेस में सिर्फ आप इक्विटी का यूज करोगे, इक्विटी का अगर 100% यूज करोगे और डेट का यूज नहीं करोगे, तो वो बिजनेस डूब जाएगा बेटा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ये कहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर ये कहता है कि अगर एक बिजनेस अगर आप कर रहे हो नॉर्मली, तो इक्विटी का भी यूज करो और डेट का भी यूज करो। एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो डेट का भी इस्तेमाल करता है अपने बिजनेस में। अगर तुमको सस्ता में कहीं लोन मिल रहा है तो क्यों नहीं लोगे तुम लोग? हर बार तुम अपना ओनरशिप मत बेचो। इक्विटी का मतलब, इक्विटी इशू करना मतलब अपना ओनरशिप बेचना। और तुम्हारा ओनरशिप का टुकड़ा हो रहा है, हर बार अपने ओनरशिप को टुकड़े मत करो। अगर तुमको इससे अच्छा कहीं सस्ता में लोन मिल रहा है, लोन लो, लोन लो के बिजनेस करो। अरे अंबानी, अदानी, ये टाटा, ये लोग बेवकूफ है क्या?
ये लोग जो लोन लेके बिजनेस करता है, ये लोग जो ये डेट लेके जो बिजनेस करता है, ये लोग बेवकूफ है क्या? नहीं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर यही कहता है दोस्तों कि 100% इक्विटी इज बैड फॉर योर बिजनेस। आप अपना बिजनेस को 100% इक्विटी इशू करके मत चलाइए। एंड 100% डेट इज ऑल्सो बैड फॉर योर बिजनेस। अब लोन अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा बिजनेस लोन लेके ही चला रहे हो, नहीं, बर्बाद हो जाओगे भाई, हलाल हो जाओगे। तो ना इक्विटी अच्छा है पूरा का पूरा, ना डेट अच्छा है पूरा का पूरा, तो एक कॉम्बिनेशन बना। इक्विटी 50% यूज करो, डेट 50% यूज करो, उसको बोलते हैं दोस्तों, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर। ये एक बिजनेस में आप कुछ पोर्शन इक्विटी से यूज करो, कुछ पोर्शन डेट से यूज करो। अगर आप एक बिजनेस करते हो जहां से कुछ पोर्शन आपने डेट भी लिया है, जहां से कुछ पोर्शन आपने इक्विटी शेयर भी लिया है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर अपने लोग उसको बोलते हैं। बात बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? क्लियर है? ओके, क्लियर है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि एक बिजनेस के लिए ये जरूरी है कि इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन से वो बिजनेस चलाए। कुछ लोन अच्छे होते हैं, कुछ डेट अच्छे होते हैं भाई। अगर बिजनेस करना है तो डेट तो लेना पड़ेगा, डेट तो लेना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी एंड डेट का मिक्सचर से पूरा का पूरा बिजनेस चला रहे हो तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा भाई। 50% इक्विटी 50% डेट, अगर ये कॉम्बिनेशन से तुम चलेगा नॉर्मली, या इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन से तुम अगर बिजनेस को चलाएगा, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा दोस्तों। यही कंसेप्ट बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर। यही यही अपने को बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर। बात करते हैं अपने लोग कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कंपनी के पास डेट और इक्विटी का ऐसा परफेक्ट मैच, ये जो हम कॉम्बिनेशन दिखाए आप लोगों को, इसका अगर परफेक्ट मैच कर दिया तुमने तो इसको बोलेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इक्विटी भी बराबर है, डेट भी बराबर है, हमारा कंपनी बहुत बढ़िया चल रहा है। मान लो कि आपके कंपनी के लिए इक्विटी होना चाहिए 60%, डेट होना चाहिए आपके कंपनी के लिए 40%। आपने ये कॉम्बिनेशन को मीट कर दिया, ये कॉम्बिनेशन को मीट कर दिया, आपका आपका कंपनी सुपरहिट हो गया, आपका कंपनी सुपरहिट हो गया। मतलब अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने इक्विटी और डेट का अगर कॉम्बिनेशन बनाया, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया कि इक्विटी अगर चाहिए 60% और डेट अगर चाहिए 40%। बिजनेस कर रहे हो, इक्विटी से 60% जुगाड़ कर ले रहे पैसा और डेट से 40% जुगाड़ कर ले पैसा। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन से अपने लोग बिजनेस कर रहे हैं नॉर्मली, तो वो तुम्हारा कंपनी सुपरहिट बन गया। इसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको अपने लोग बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। एक आपने वर्ड सुना होगा कि जोड़ी, आपने सुना होगा ना, जोड़ी। और एक आपने वर्ड सुना होगा भगवान की मिलाई जोड़ी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जोड़ी मतलब एक नॉर्मल कपल, एक नॉर्मल कपल, और भगवान की मिलाई जोड़ी मतलब ये जोड़ी सबसे बेहतरीन है, ये जोड़ी आइडियल कॉम्बिनेशन है, ये इस कंपनी के लिए चांद सितारा बन के आया है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब एक ऐसा जोड़ी, कैपिटल स्ट्रक्चर का, इक्विटी और डेट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन बहुत स्पेशल, जो कॉम्बिनेशन बहुत स्पेशल है, जो ये कॉम्बिनेशन की वजह से कंपनी सुपरहिट चली गई है नॉर्मली। एक ऐसा कॉम्बिनेशन कैपिटल स्ट्रक्चर का जो आइडियल है, जो आइडियल कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से कंपनी सुपरहिट हो गई है, सुपरहिट हो गई है। उस कॉम्बिनेशन को अपने लोग बोलते हैं दोस्तों ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। लाइक ठोको महाकाल के नाम पे, लाइक ठोको महाकाल के नाम पे, आ जाओ। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जरा आइए देखिए। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी का जो आइडियल कॉम्बिनेशन है, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन डेट और इक्विटी का, जिसका हम लोग यूज करते हैं बिजनेस में, उसको अपने लोग बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। एट विच द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम। हम लोगों को टारगेट क्या है, हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर चाहते हैं? हम लोग वैसा कैपिटल स्ट्रक्चर चाहते हैं जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो और जहां पे फर्म का वैल्यू बढ़ो। ठीक है, हम लोग एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चाहते हैं, हम लोग एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहते हैं जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो।
कि पैसा अरेंज करने का जो खर्चा है, मान लीजिए 50 लाख का लोन लिया, 50 लाख का लोन के लिए हमको 10% करके इंटरेस्ट रेट भरना पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको बोलते हैं? 50 लाख का लोन लिए, उस लोन के लिए जो 10% का रेट से हमको इंटरेस्ट रेट भरना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान चाहते हैं कि जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो और फर्म का वैल्यू भी इंक्रीज हो। देखो, ये हम ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान चाहते हैं जहां पे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, जहां पे हम जो पैसा अरेंज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, हम जो पैसा अरेंज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उसको अरेंज करने का खर्चा कम हो। जैसे मान लीजिए 50 लाख का लोन ले लिए, अब हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक इंसान हमें 8% के रेट से इंटरेस्ट दे रहा है, एक इंसान हम लोग को 2% के रेट से दे रहा है 50 लाख। तो हम उसी के पास जाएंगे जो सस्ते में हमको लोन दे, सस्ते में हमको लोन दे। तो हम बस ये चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कम हो और फर्म फर्म वैल्यू हमारा ज्यादा हो, फर्म वैल्यू हमारा ज्यादा हो। ठीक है, ये यहां पे वही चीज लिखा हुआ है। And it is the most suitable structure that helps the companies maximize shareholders' wealth and maintain financial stability. तो कैपिटल, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से शेयर होल्डर का वेल्थ भी मैक्सिमाइज कर पाओगे, तुम शेयर होल्डर का वेल्थ भी बढ़ा पाओगे और कंपनी में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगा। एक बेहतरीन कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से शेयर होल्डर का वेल्थ भी बढ़ सकेगा और एक बेहतरीन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब कंपनी बहुत स्टेबल रहेगा, बहुत फाइनेंशियल स्टेबल रहेगा, वो कर पाओगे नॉर्मली। ठीक है, क्लियर है? तो याद हो जाएगा नॉर्मली कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ, व्हाट इज द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी एट विच द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। जहां पे हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम होना चाहिए। कि 50 लाख का लोन लिए तो 8% और 2% वाला प्लान है, हम 2% में जाएंगे। हमें जहां से सस्ता लोन मिल रहा है, सस्ता लोन मिल रहा है, वो उठाएंगे हम। और हमारा टारगेट ये भी है कि हमारा फर्म का वैल्यू जो है वो बढ़ना चाहिए। तो हमारा दो टारगेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम। ठीक है, और ये एक मोस्ट सुटेबल मेथड है जो कि शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है। शेयर होल्डर के वेल्थ को क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करता है बेटा? मेंटेन करता है। आइए अब बात करते हैं अपने लोग, ये तो अपने लोग पढ़ लिया ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का ऐसा आइडियल कॉम्बिनेशन, इक्विटी और डेट का एक ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन, ऐसा आइडियल कॉम्बिनेशन जिस कॉम्बिनेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहा है और फर्म का वैल्यू बढ़ रहा है। जिस कॉम्बिनेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहा है, फर्म का वैल्यू बढ़ रहा है, शेयर होल्डर का वेल्थ भी बढ़ रहा है। ठीक है, आइए अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का फीचर क्या हुआ है भैया बताइए? तो सबसे पहला फीचर, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी को फंड अरेंज करने का खर्चा सबसे कम होता है। यहां पे मान लो मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मान लो कि 50 लाख का एक कंपनी को लोन लेना है, एक जगह मिल रहा है 8% पे, एक जगह मिल रहा है 2% पे, कौन सा उठाओगे बताओ? भैया 2% पे उठाएंगे हम। अगर एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर तुम यूज करते हो, अगर डेट का भी इस्तेमाल करते हो, अगर इक्विटी के साथ डेट का भी इस्तेमाल करते हो कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो तुम लोगों को मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगा। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है बच जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा नहीं लगेगा, तो डेट का इंटरेस्ट ज्यादा नहीं भरना पड़ेगा। बिकॉज इक्विटी का भी यूज कर रहे हो, इक्विटी और डेट का आप मिश्रण यूज कर रहे हो कि इक्विटी भी हम 50% यूज करें, डेट भी 50% यूज करें, 50-50 करके मिक्स। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा, मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा तुम लोगों का फर्म का जो है मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगा। अगर इक्विटी और डेट का मिक्सचर से आप काम करो, इक्विटी भी यूज करो और डेट भी यूज करो, हम कर्जा भी लेंगे और हम इक्विटी भी इशू करेंगे, तो तुम्हारा फर्म का जो है मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगा। फिर बैलेंस्ड, ये डेट इक्विटी रेशियो, अरे डेट इक्विटी रेशियो जो है वो भी बैलेंस्ड रहेगा कि डेट 50% यूज कर रहे हैं, इक्विटी 50% यूज कर रहे हैं। अगर डेट 50% है, इक्विटी 50% है, तो 1:1 या 2:1, ये रेशियो भी बैलेंस्ड रहेगा। इससे फाइनेंशियल रिस्क नहीं आएगा आप लोग को। आप अगर 100% डेट ले लिए, 100% लोन लेके काम कर रहे हैं, सबसे बड़े बेवकूफ तुम कहलाओगे बेटा।
कभी भी लोन 100% लेके काम नहीं करना चाहिए। तो इक्विटी और डेट का बैलेंस्ड रहना चाहिए, बैलेंस्ड रेशियो रहना चाहिए, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंपनी अपने इंटरेस्ट एंड अदर ऑब्लिगेशंस को आसानी से वो पे कर देती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब जितना भी इंटरेस्ट है, जितना भी लोन्स है, ईएमआई वगैरह है, तो कंपनी अपना ईएमआई वगैरह, लोन्स वगैरह को वो ये बराबर पे कर पाती है। इक्विटी और डेट का मिक्सचर से अगर तुम बनाओ। मैक्सिमम शेयर होल्डर्स वेल्थ, यहां पे शेयर होल्डर का भी वेल्थ बढ़ता है अगर ये फिलोसफी को इस्तेमाल किया, अगर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वाला फिलोसफी का इस्तेमाल किया, अगर एक बेहतरीन कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए जहां पे इक्विटी और डेट का एक बेहतरीन वो कॉम्बिनेशन बना हो, तो इससे शेयर होल्डर का भी वेल्थ बढ़ता है, शेयर होल्डर का भी वेल्थ बढ़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन फाइनेंसिंग, आप जब चाहो एडिशनल फंड इशू कर सकते हो, रेस कर सकते हो। आपको और पैसे चाहिए क्या, और पैसे चाहिए, आपके पास 50 लाख है और 50 लाख चाहिए, जब चाहे तब आप उठा सकते हो एडिशनल फंड। अगर एक बेहतरीन कैपिटल स्ट्रक्चर रहा, अगर बेहतरीन डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन रहा, तो जब चाहे आप एडिशनल फंड अपने लिए इशू कर सकते हो। इट्स नॉट ए बिग मैटर माय बॉय। फिर प्रॉपर रिस्क रिटर्न बैलेंस, जितना रिस्क उठाओगे उतना तुमको रिटर्न मिलेगा। अगर रिस्क ज्यादा उठाओ, रिस्क है तो रिस्क है, अगर रिस्क ज्यादा उठाओगे इसमें तो रिटर्न तुमको ज्यादा मिलेगा, रिस्क कम उठाओगे और रिटर्न तुमको कम मिलेगा, सीधा सा बात। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, रिस्क जितना उठाओगे उतना तुमको प्रॉफिट मिलेगा। फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, अगर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हो बेटा, तो आपका जो फंड्स है उसको आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज कर रहे हो नॉर्मली, ठीक है। उसका जो फंड्स है आप बहुत बेहतरीन तरीके से उस यूज कर रहे हो कंपनी के ग्रोथ के लिए। कैपिटल इज यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली फॉर अचीविंग बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार लाइक कर दीजिए भाई, एक बार लाइक कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा जितना भी माइनर पेपर्स है, ऑडिट वगैरह वगैरह सबका आप वन शॉट चाहते हैं। अब आपको लाइक करना पड़ेगा, नहीं कर पाओगे तो हमसे कह देना, हम भी वन शॉट नहीं बनाएंगे, आपको लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि पैसे को अरेंज करने के लिए जो ब्याज तुम भरते हो, लोन लेने के लिए जो तुमने ब्याज भरा है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को अरेंज करने के लिए जो खर्चा मैंने किया है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि डिस्कस नेट इनकम थियरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये क्या कहता है जरा सुनिएगा आप लोग, जरा पहले ये सब थियरी अभी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये आप सुनिएगा पहले, आप सुनिए पहले, उसके बाद थियरी ऑटोमेटिकली याद हो जाए। तो नेट इनकम थियरी क्या बोलता है, नेट इनकम थियरी कहता है कि कंपनी जितना डेट यूज करेगी उतना ही कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा। यह थियरी ये कहता है कि भाई तुम लोग घबराओ मत, अरे तुम लोग मिथ मत पालो कि लोन नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ये थियरी बोलती है कि एक बिजनेस को डेट लेना चाहिए। अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो, ये बोलता है कि अगर एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना चाहते हो तुम, तो डेट उठाओ, और जितना ज्यादा डेट रहेगा, जितना ज्यादा डेट रहेगा उतना ही फर्म का वैल्यू बढ़ेगा, उतना ही फर्म का वैल्यू बढ़ेगा। आप डेट का ज्यादा यूज करो, इक्विटी शेयर्स का कम यूज करो। इक्विटी शेयर्स का अगर कम यूज करोगे तो ओनरशिप के टुकड़े कम होंगे, ओनरशिप के टुकड़े अगर कम होंगे तो आपके इक्विटी शेयर्स के वैल्यू बढ़ेंगे। तो ये थियरी बोलता है कि डेट और इक्विटी शेयर में आप डेट का ज्यादा यूज करो, आप लोन लेके काम करो। आपको अगर कहीं पे सस्ता में लोन मिल रहा है तो लोन लेके काम करो ना भाई, क्यों नहीं काम करोगे, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कोई अगर लोन दे रहा है 2% 4% के रेट से, तो लोन लेके काम करो। अपना ओनरशिप का टुकड़ा टुकड़ा मत करो, अपने ओनरशिप को खैरात में मत बांटो, हर बात में इक्विटी ओनरशिप को मत बांट दो। अगर लोन लेके काम चल सकता है, लोन लेके काम कर सकते हो, लोन अगर सस्ते में मिल रहा है, कंपेयर करो इक्विटी के साथ, लोन अगर सस्ते में मिल रहा है तो लोन लो, लोन लेके काम करो। अगर मान लो कोई 2% के रेट से आपको लोन दे रहा है तो लोन लो, लोन लेके काम करो, डेट लेके काम करो। अपने इक्विटी को बेचो मत इतना आसानी से, आप अपने ओनरशिप को बेचो मत इतना आसानी से, लूज मत करो इक्विटी को, और डाइल्यूट मत करो इक्विटी को। अगर जितना ज्यादा आप डेट लेते हो उतना आपका फर्म का वैल्यू बढ़ता है, उतना आपका फर्म का वैल्यू बढ़ता है।
उतना आपका शेयर्स का वैल्यू बढ़ता है, लोगों को आप पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो डेट ज्यादा लो, फर्म का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा बेटा, बढ़ता रहेगा। क्योंकि डेट इक्विटी से सस्ता लोन कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपको डेट सस्ते में पड़ रहा है तो आप अपना ओनरशिप मत बेचो, ओनरशिप मत बेचो, ठीक है। मान लो कि अगर आप लोगों को डेट मिल रहा है 8% में, इक्विटी का कॉस्ट पड़ रहा है, इक्विटी का भी कॉस्ट पड़ रहा है 15% में, तो आपके लिए तो बेहतर यही है कि आप लोन लो। अपना ओनरशिप क्यों क्यों डाइल्यूट कर रहे हो, हौला हो क्या? आपको डेट पड़ रहा है 8% में, इक्विटी पड़ रहा है 15% में, इक्विटी का कॉस्ट। अरे हौले, तो डेट ले लेना, डेट लोन लेके काम कर। आपको ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करना पड़ेगा, लोन में ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होता है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी। ओनरशिप नहीं आपको बेचना पड़ेगा। ये 15% के चक्कर में आप 8% लो भाई, 8% डेट लेके काम करो। ये थियरी, ये नेट इनकम थियरी यही बोलता है कि अगर डेट से काम बन सकता है, अगर डेट सस्ता है, अगर डेट सस्ता है तो डेट ले भाई। अगर लोन सस्ता है, सस्ते में लोन मिल रहा है तो लोन लो, लोन लेके काम करो, ठीक है। यहां पे वही चीज है कि द नेट इनकम थियरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर वाज डेवलप्ड बाय डेविड धुरंत। इसको कौन इस वाला थियरी को कौन यहां पे डेवलप किया था? डेविड धुरंत, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म अफेक्ट्स बोथ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ फर्म। ये नेट इनकम थियरी है, ये बोथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करता है नॉर्मल। अब देखो ना, आप डेट ज्यादा लोगे, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमेगा, सीओसी का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप डेट अगर ज्यादा लोगे, ऑटोमेटिकली कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमेगा, और उससे क्या होगा? उससे वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा, उससे फर्म का जो वैल्यू है बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ाता है, बढ़ाता है। So the theory states that a company can increase the total value and overall cost of capital by increasing the proportion of debt in the capital structure. ये थियरी बस यही बोल रहा है कि अगर तुमको लोन सस्ते में मिल रहा है, सुनो पहले बात, अगर आप लोगों को लोन सस्ते में मिल रहा है तो लोन लो। आप इक्विटी पे माथापच्ची मत करने जाओ, आप ओनरशिप को डाइल्यूट मत करने जाओ, ओनरशिप को बेचो मत इतना आसानी से। आप इक्विटी को मत बेचो, आप लोन लो, लोन लेके काम करो आप, ठीक है। सो द एनआई थियरी एज्यूम्स दैट डेट फाइनेंसिंग इज चीपर देन इक्विटी फाइनेंसिंग। लेकिन सबसे पहले कंपेयर करो डेट इक्विटी में सबसे सस्ता कौन है, सस्ता वाला लेना। मान लो कि इक्विटी जो है, इक्विटी आपका 2% का है, तो उस केस में तो आपको इक्विटी ज्यादा अच्छा पड़ेगा। कंपेयर करो उन दोनों में कि डेट इक्विटी सबसे सस्ता कौन है, उस अप्रोच को ले लो। और अगर लगता है कि डेट सस्ता है तो डेट को आप प्रेफरेंस दो, आप डेट लो, आप लोन लेके काम करो, ओनरशिप को खराब मत करो अपना, ठीक है। क्लियर है? फिर देखिए अजम्पशन ऑफ नेट इनकम थियरी, अपने लोग क्या पढ़ेंगे? अजम्पशन ऑफ नेट इनकम थियरी मतलब इस थियरी को करने के बाद, इस थियरी को अप्लाई करने के बाद, आप अपने जीवन में जब इस थियरी को अप्लाई करोगे उसमें क्या क्या अजम्पशन करना पड़ेगा, कौन कौन सा अजम्पशन करना पड़ेगा? सबसे पहला अजम्पशन, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये थियरी यही एज्यूम करता है कि हम डेट लेने तब बोले हैं, हम लोन लेने तब बोले हैं जब लोन सस्ता है, जब तुमको सस्ते में लोन मिल रहा है तभी लेना लोन। ऐसा नहीं है 100% के ब्याज से लोन मिल रहा है तब ले लेना, नहीं। लोन तब लेना, लोन लेके तब काम करना जब लोन चीपर है, जब लोन कॉस्ट ऑफ इक्विटी से सस्ता है। कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उस केस में तुम लोन लेके काम करो। फिर दूसरा, कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा ना हो कि लोन का परसेंटेज हमेशा बढ़ता रहे कि आज है 15%, कल होगा 20%, फिर परसों होगा 25%। ऐसा वाला डेट मत लेना। बहुत सारा डेट मार्केट में ऐसा वाला फ्लक्चुएटिंग डेट है कि आज है 15%, कल हो जाएगा 20%, परसों हो जाएगा 25%। नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, आपका कांस्टेंट स्टैटिक होना चाहिए कि 15% पे या 20% पे एकदम सेम होना चाहिए, सेम, वो फ्लक्चुएट ना करे, ठीक है। फिर वही चीज दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स कांस्टेंट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट रहे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी फ्यूचर में चेंज ना हो। ऐसा नहीं है कि आज भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% दिखा रहा है, कल को अचानक 2% दिखाएगा, तो फिर तो हम लोग को पछतावा होगा।
फिर तो हम लोग को पछतावा होगा कि कॉस्ट ऑफ डेट क्यों सेलेक्ट किए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट रहना चाहिए आपका फ्यूचर में भी, आज भी कांस्टेंट है, फ्यूचर में भी कांस्टेंट रहेगा, सेम होना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग नेचर का नहीं होना चाहिए, डेट चाहे इक्विटी कुछ भी फ्लक्चुएटिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। फिर नो टैक्सेस एग्जिस्ट, कोई भी टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। ये थियरी जो है ये कॉर्पोरेट टैक्स को इग्नोर करता है, ये थियरी जो है ये कॉर्पोरेट टैक्स को क्या करता है, इग्नोर। जैसे आपको वो इग्नोर करती है, जैसे आपको वो इग्नोर करती है, वैसे ही ये थियरी जो है कॉर्पोरेट टैक्स को इग्नोर करता है। आहा सर বুকে অনেক ব্যথা হয়েছে এই কথাটা। चलो नाटक बाज करें, चलो आ जाओ। नो फाइनेंशियल रिस्क, नो फाइनेंशियल रिस्क मतलब डेट बढ़ाने से रिस्क नहीं बढ़ेगा। इंक्रीज इन डेट डज नॉट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द फर्म। ठीक है, ऐसा ना हो कि डेट अगर बढ़ा दिए फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया, तो डेट अगर बढ़ा दिए तो कुछ नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, ये सब सारा एजम्पशन है, ये सब सारा एजम्पशन लेके ही आप लोगों को ये थियरी पढ़ना पड़ता है। ये थियरी का अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन करोगे तो सबसे पहले ये एजम्पशन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही थियरी एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है, डन, ओके, क्लियर है ना। चलिए आइए नेक्स्ट। अब बोला है मेन फीचर्स ऑफ नेट इनकम थियरी। फीचर्स क्या है इसका, फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो फर्म का वैल्यू को अफेक्ट करता है। हमेशा एक कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो फर्म का वैल्यू को अफेक्ट करता है, चाहे तो बढ़ाता है चाहे तो घटाता है। आपका डेट इक्विटी का कैसा भी कॉम्बिनेशन रहेगा, फर्म का वैल्यू हमेशा अफेक्ट करेगा। इंक्रीज इन डेट इंक्रीजेस फर्म वैल्यू। अगर जितना ज्यादा डेट लोगे, जितना ज्यादा डेट लोगे उतना फर्म का वैल्यू आपका बढ़ेगा। जितना ज्यादा लोन लेके काम करोगे उतना फर्म का वैल्यू आपका क्या बढ़ेगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होता है। ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिए हैं नॉर्मली कि अगर आप नेट इनकम थियरी का यूज करते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिक्रीज होगा, बिकॉज ये बोलता है लोन लेके काम करो, ये बोलता है कि ज्यादा ज्यादा प्रोपोर्शन में आप लोग डेट लेके काम करो। मैक्सिमम डेट लीड्स टू ऑप्टिमम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो द थियरी सजेस्ट दैट फर्म शुड यूज मोर डेट टू मैक्सिमाइज फर्म वैल्यू। तो ये जो थियरी है ये बोलता है कि आप 70% डेट का इस्तेमाल करो और 30% इक्विटी का इस्तेमाल करो। मैक्सिमम जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो पाए आप डेट का इस्तेमाल करो। फिर फेवरेबल टू डेट फाइनेंसिंग, फेवरेबल टू डेट फाइनेंसिंग। तो थियरी ये जो हम लोग थियरी पढ़े, ये थियरी ना ये डेट को फेवर करती है। आप अपने घर में देखे होंगे कि आपका मम्मी जो आपका भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती है और आपका पापा जो आपका बहन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये जो एनआई थियरी है, एनआई थियरी जो है वो डेट को बहुत ज्यादा प्यार करती है, मतलब कि डेट के फेवरेबल है, सीधा सा बात है। ये थियरी डेट को फेवर करती है क्योंकि डेट सस्ता होता है। हमेशा इक्विटी से सस्ता कौन होता है सर, डेट। हमें कभी कभी लोन लेके भी काम करना चाहिए, कुछ लोन अच्छे होते हैं, लिख दो कुछ लोन अच्छे होते हैं। ये थियरी क्या बोलता है बेसिकली, ये बोलता है कुछ लोन अच्छे होते हैं, तो कभी कभी अपने को डेट लेके भी काम करना है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए बाबू, तभी दुआ लगेगा भाई। एक बार कमेंट कर दीजिए कैसा समझा रहे हैं कैसा नहीं समझा रहे, प्लीज आपको कमेंट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने से मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन। तो ये हम लोग डिटरमाइन करने से पहले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स को अपने लोग कंसीडर करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने से पहले, कि कितना डेट रखे कितना इक्विटी रखे। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले भाई साहब कौन कौन से फैक्टर्स अपने लोग देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अपने लोग देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने से पहले, कि कितना डेट अपने को रखना चाहिए कितना इक्विटी अपने को रखना चाहिए, कौन कौन सा फैक्टर अपने लोग डिसाइड करते हैं। आइए सबसे पहले भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने से पहले, हम लोग एक इक्विटी और डेट का मिश्रण बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम लग रहा है, कौन सा ऐसा सोर्स है, इक्विटी है, डेट है, रिटेन्ड अर्निंग है, कौन सा ऐसा सोर्स है। सोर्स ऑफ कैपिटल पढ़ा है ना, कौन सा ऐसा सोर्स है जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम लग रहा है वो वाला सेलेक्ट करेंगे। जहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम लगेगा वो वाला सेलेक्ट करेंगे।
ठीक है। तो द कंपनी शुड सेलेक्ट द सोर्स ऑफ कैपिटल विच मिनिमाइजेस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा, फाइनेंशियल रिस्क। फिर हम लोग देखेंगे कि मतलब कि सीधा सा बात है, अगर जितना ज्यादा आप डेट लोगे, अगर एक्सेसिव डेट लोगे तो एक्सेसिव रिस्क भी भोगना पड़ेगा। अगर डेट ज्यादा है, ये बोलता है कि डेट अगर ज्यादा है तो आपको रिस्क भी ज्यादा उठाना पड़ेगा, अगर डेट कम है तो रिस्क कम। ठीक है, ये बोलता है। फिर नेचर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग, मतलब सीधा सा बात है, अगर आपका स्टेबल अर्निंग है तो आप डेट ले सकते हो। अगर मेरा स्टेबल अर्निंग है, अगर मेरा ही एग्जांपल मैं दूं, अभिषेक झा क्लासेस का हर महीने 1 लाख रुपए तो आ ही जाता है, ऊपर से कितना आता है पता नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए तो मेरा स्टेबल अर्निंग है ही। हर महीने में 1 लाख रुपए तो कमा ही लेता हूं। तो इसका मतलब कोई भी अगर 50,000 का मैंने लोन लिया, 50,000 का मेरे को ईएमआई भरना पड़ा, तो वो इजिली मैं भर सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्टेबल अर्निंग है। आपका अर्निंग अगर स्टेबल है, उतना ही मेरा डेट लेने का कैपेसिटी बढ़ जाए। मेरा अर्निंग स्टेबल है, मेरा अर्निंग आ रहा है, हर महीने आ रहा है, उतना ही डेट लेने का कैपेसिटी मेरा बढ़ेगा, धीरे धीरे करके। फिर कंट्रोल कंसिडरेशन, इक्विटी शेयर इशू करने से नए शेयर होल्डर्स आ जाते हैं और ओनरशिप जो है वो डाइल्यूट हो जाती है। मतलब ज्यादा इक्विटी शेयर भी इशू नहीं करना चाहिए। इक्विटी शेयर अगर इशू करोगे तो मान लीजिए कि आपके फर्म में 4 ओनर्स हैं, और वापस इशू की इतने इतने ओनर्स हो गए, वापस इशू की इतने ओनर्स हो गए, ओनरशिप एकदम टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता रहता है, ओनरशिप के हिस्से हो जाते हैं बेटा, कि पहले 4 ओनर्स थे, अब 8 हो गए, फिर 80 हो जाएंगे, फिर 100 हो जाएंगे, इतने ओनर्स हो जाएंगे। इक्विटी भी ज्यादा आपको इशू नहीं करना है, ज्यादा ओनरशिप को डाइल्यूट मत करो, फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन वो कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी को फ्यूचर में भी फंड्स रेस करने की फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, कि सारा का सारा फंड्स अभी रेस कर लिए, वो जरूरी नहीं है। अभी सारा का सारा इक्विटी इशू कर दिया, 100% इक्विटी अभी हमने इशू कर दिया, तो फ्यूचर में क्या उठाओगे? तो फ्यूचर के लिए भी कुछ हमें बचा के रखना चाहिए, कि फ्यूचर के लिए भी हम बचा के रखते हैं, कि फ्यूचर में भी हम रेस कर पाए फंड्स। द कंपनी शुड मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी टू रेस एडिशनल फंड्स इन फ्यूचर व्हेन रिक्वायर्ड। बिजनेस रिस्क, जिन बिजनेस में पहले से रिस्क ज्यादा होता है वो डेट कब लेते हैं। अगर आपका बिजनेस में मान लीजिए, बिजनेस बिजनेस रिस्क ये बोलता है कि अगर आपका बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, अगर आप ज्यादा रिस्की बिजनेस चला रहे हो, तो आप डेट कम लो भाई। आपके लिए लोन नहीं है, आप लोन लोगे फंस जाओगे, आप लोन लोगे बेकार का फंस जाओगे। आपका बिजनेस में अगर रिस्क ज्यादा है तो डेट कम लो। टैक्स कंसिडरेशन, अब टैक्स कंसिडरेशन मतलब क्या, कि डेट पर दिया गया इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है। मतलब अगर आप जितना इंटरेस्ट आप देते हो ना, मान लो कि हर महीने को मेरे को 30,000 का इंटरेस्ट लग रहा है, 30,000 का इंटरेस्ट लग रहा है, उतने का टैक्स मेरे को नहीं भरना पड़ेगा। ये एक फायदा है डेट का। अरे भाई, वो डेट का ये एडवांटेज है कि हर महीने अगर मेरे को 30,000 का इंटरेस्ट लग रहा है, तो इतने का मेरे को टैक्स नहीं देना है, इतने इनकम का मेरे को टैक्स नहीं देना है, बच गया मैं। इंटरेस्ट एंड डेट इज टैक्स डिडक्टेबल। हम बोले थे ना टैक्स सेविंग, हम सिखाए थे ना एफएम में टैक्स सेविंग। तो जितने का आप इंटरेस्ट भरते हो हर महीना, उतने का आप लोगों को टैक्स नहीं देना है। ठीक है, क्लियर है? इतना पढ़ लीजिएगा। ये क्या है? फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स आपको सोचने पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी वगैरह वगैरह सब कुछ लिख दीजिएगा। उसके बाद ये सब फैक्टर्स डिटरमाइन कर लीजिएगा। ये एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कौन कौन से फैक्टर्स को डिटरमाइन करने पड़ते हैं। दैट्स इट माय बॉय। अब आइए, अब अपने लोग पढ़ते हैं कि डिस्कस अबाउट ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए अपने को बोला हुआ है। तो ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी क्या होता है? देखिए तो इधर ई बी आई टी, ये क्या होता है ईबीआईटी? ईबीआईटी होता है सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ईपीएस क्या होता है? ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर
तो अपने को बोला ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस बताने के लिए और इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए, फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस ये टेक्निक है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल टेक्निक्स है जो बताती है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स में उस शेयर होल्डर का कितना ईपीएस होगा। देखिए हम जैसे आप लोगों को बताते हैं, देखिए यहां पे लिखेंगे प्लान्स, यहां पे लिखेंगे ईपीएस। अब देखिए प्लान्स में हमने लिखा यहां पे इक्विटी और डेट। अगर हम अपना इक्विटी जो है वो रखते हैं 100% और डेट रखते हैं 0%, उस केस में ईपीएस कितना होगा। अगर हम अपना इक्विटी रखते हैं 50% और डेट रखते हैं 50%, उस केस में ईपीएस कितना होगा। अगर हम अपना इक्विटी रखते हैं, मान लीजिए अगर हम अपना इक्विटी रखते हैं 60% और डेट रखते हैं 40%, उस केस में हमारा ईपीएस ये क्या होगा। सिंपल सा बात है, ये यही बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में हमारा ईपीएस कितना होगा, और इनमें से जो हाईएस्ट ईपीएस रहेगा वही अपने लोग सिलेक्ट करेंगे। इक्विटी और डेट का जो बहुत सारा कॉम्बिनेशन है उसको अपने लोग ये टेक्निक बोलते हैं, उसको अपने लोग ईबीआईटी ईपीएस टेक्निक बोलते हैं। इनमें से जो हाईएस्ट ईपीएस निकलेगा, मान लीजिए इसका ईपीएस निकला 9, इसका 15, इसका 6, तो इनमें से जो हाईएस्ट ईपीएस निकला उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये अपने लोग को हाईएस्ट ईपीएस चाहिए, इनमें से जो हाईएस्ट ईपीएस रहेगा, हम लोग सारा का सारा शेयर होल्डर को पैसा चाहिए ना भाई, अर्निंग पर शेयर। इसका इस वाला प्लान का 9 निकला, इस वाला प्लान का 15 निकला, इस वाला प्लान का 6 निकला नॉर्मली। ये देखिए, ये प्लान ए है अपना, प्लान बी है अपना, प्लान सी है अपना। तो यहां पे वही चीज बताया गया है कि ईबीआईटी ईपीएस एक ये टेक्निक है कि डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स में ईपीएस कितना होगा, ईपीएस कितना होगा, और जो सबसे हाईएस्ट ईपीएस होगा उसी को सेलेक्ट कर लेंगे, उसी को सेलेक्ट कर लेंगे, सीधा सा बात है। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्लान्स है, जिसका ईपीएस ज्यादा होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सीधा सा बात। देखिए EBIT EPS analysis is a financial technique used to study the effect of the different financing plans on earning per share at various level of earning before interest and tax. It helps management select the best capital structure by comparing debt and equity financing alternatives. एक मिनट, ओके ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए फीचर्स, अब अपने लोग फीचर्स का पढ़ेंगे। आइए देखिए फीचर्स क्या, देखिए सबसे पहले ये क्या करता है, ये दूसरे दूसरे फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करता है। प्लान ए के साथ प्लान बी को कंपेयर किया, प्लान बी के साथ प्लान सी को कंपेयर किया, कंपेयर्स फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। ये कंपेयर करता है कि कौन सा बेहतर है, कौन सा प्लान बेहतर है, प्लान ए ना प्लान बी ना प्लान सी, इनमें से कौन सा प्लान बेहतर है, ये कंपेयर करता है। ठीक है, मेजर्स इफेक्ट ऑन ईपीएस, ये बताता है कि सबका ईपीएस कितना कितना होगा, ईपीएस का इंपैक्ट बताता है, ईपीएस कितना कितना होगा, ये प्लान ए का ईपीएस कितना है, प्लान बी का ईपीएस कितना है, प्लान सी का ईपीएस कितना है, ये बताता है नॉर्मली। ईपीएस कितना होगा, अर्निंग पर शेयर कितना होगा। हेल्प्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में, अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में ये हेल्प करता है कि जो सबसे मैक्सिमम ईपीएस देगा उसको सिलेक्ट करो। जो प्लान, इन 3 प्लान में से जो प्लान सबसे मैक्सिमम ईपीएस देगा उनको सिलेक्ट करो, जो प्लान सबसे मैक्सिमम ईपीएस आपको देगा उनको सिलेक्ट कर बाबा, उनको सिलेक्ट कर। और प्लीज एक बार लाइक कर दो, नहीं करोगे पाप लगेगा। ये जो है बेटा, ये फाइनेंशियल लिवरेज को भी कंसीडर करता है, ये फाइनेंशियल लिवरेज को भी कंसीडर करता है। यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग इंक्रीजेस फाइनेंशियल लिवरेज एंड मे इंक्रीज ईपीएस। और यूजफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग, अगर आप प्रॉफिट के लिए प्लान करना चाहते हो, प्रॉफिट के लिए प्लान करना चाहते हो तो ये बहुत यूजफुल है नॉर्मली। जो आपको हाई ईपीएस देगा उसको आप सिलेक्ट कर लोगे नॉर्मली, उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब बिल्कुल फीचर्स और इंपॉर्टेंस सेम है, तो इंपॉर्टेंस आपको पढ़ने का दरकार नहीं है। अब एक बार आप पढ़ भी लेना, फीचर्स और इंपॉर्टेंस सेम है, आप लिख सकते हो फीचर्स का पॉइंट इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करेंगे अपने लोग कंसेप्ट का कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सुनो, कंपनी जो है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, सुनो 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 सुनो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ाएंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। अब कंपनी जो है, मान लीजिए लोन लेती है,
50 लाख का लोन लेती है, तो 10, और वो लोन लेने के लिए वो 10% देती है, 10% देती है, ठीक है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट बढ़ती है 10%। अब कंपनी लोन लेती है, 50 लाख का लोन लेती है, उस लोन लेने के लिए वो 10% का इंटरेस्ट भर रही है। ऐसा डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कोई देगा तो प्लीज एक बार कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सारा एफएम आपका चटनी बना के रख देंगे, आप बना बना के लिख के आ पाओगे भाई, मजे ही मजे। लाइक टारगेट 500 है, प्लीज कंप्लीट कराओ, ठीक है। सुनो, एक कंपनी मान लो कि लोन ले रहा है, 50 लाख का लोन ले रहा है, उसके लिए वो 10% का इंटरेस्ट भर रहा है। अब कंपनी ने जो लोन लिया उसके वजह से उसको प्रॉफिट हुआ, उसके वजह से उसको प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने जो लोन लिया उसके वजह से उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि लोन का पैसा अब कहीं पे लगाया नॉर्मली और प्रॉफिट हुआ उसको, तो प्रॉफिट में वो 15% कमा लिया, 15% का रिटर्न कमा लिया, रिटर्न वो कमा लिया 15%। तो 10% का वो इंटरेस्ट भरता है और रिटर्न वो कमाया 15% का, तो 5% का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, 5% का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो कहां जाएगा पता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के जेब में, इक्विटी शेयर होल्डर्स के जेब में। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले एग्जांपल ही पढ़िए। फॉर एग्जांपल, इफ ए कंपनी बोरोस फंड्स एट 10%, अगर एक कंपनी 10% में लोन ले रहा है और 15% रिटर्न कमा रहा है, वो लोन के वजह से वो 15% कमाया है बिजनेस से, वो जो 5% का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, वो कहां जाएगा? शेयर होल्डर का जेब में। शेयर होल्डर की अर्निंग है बेटा, वो शेयर होल्डर की अर्निंग है, बुझे छो कि बुझो नहीं। वो लोन लिया 10%, उस वजह से वो 15% का प्रॉफिट कमाया, तो एक्स्ट्रा जो 5% है वो शेयर होल्डर के जेब में जाएगा। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब है कि कंपनी लोन या प्रेफरेंस शेयर का यूज करके बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाती है और उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट का फायदा इक्विटी शेयर को होल्डर को देती है। अगर कंपनी लोन या प्रेफरेंस शेयर का यूज करके बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाती है, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट का फायदा, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट का फायदा शेयर होल्डर को देती है, शेयर होल्डर्स को देती है। Trading on equity refers to the practice of using fixed interest bearing securities such as debentures, preference shares। मतलब अगर कंपनी डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर से कुछ लोन लेके पैसा कमा रही है, अर्निंग कमा रही है in the capital structure with the objective of increasing earning available to equity shareholders, it is closely related to the financial leverage because the company uses borrowed fund to increase return on equity shares। इसको फाइनेंशियल लेवरेज ही बोलेंगे, ये फाइनेंशियल लेवरेज का ही पार्ट है, बिकॉज कंपनी ये सब सारे फंड्स का यूज कहां कर रही है? इक्विटी शेयर्स का जेब भरने के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर का जेब भरने के लिए। तो क्लियर है आपको? आया समझ में? क्लियर है? अगर कंपनी एक लोन लेती है, 50 लाख का लोन ले रही है नॉर्मली, और उसके लिए कंपनी 10% का इंटरेस्ट पे आउट करते है, 10% का इंटरेस्ट पे कर रही है, उस लोन की वजह से प्रॉफिट कमा लिया और 15% का रिटर्न कमा ली, तो जो एक्स्ट्रा 5% है ना, एक्स्ट्रा जो 5% है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का मुनाफा बन जाएगा दोस्तों। वो कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर को बांट देगी 5% इनकम, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पढ़ लीजिएगा इसको अपने वर्ड में, ठीक है। आइए देखिए इसका ये क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का यूज किया जाता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डिवेंचर्स, लोन्स, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो डिवेंचर, लोन, प्रेफरेंस शेयर का यूज करके इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न को बढ़ाना है इसमें। इंक्रीज इन ईपीएस, ईपीएस भी बढ़ता है आप लोग का, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है, फर्म का वैल्यू बढ़ता है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाता है। ये फाइनेंशियल लेवरेज पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल लेवरेज, एफएल पे बेस्ड है। एफएल, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है? एफएल का कंसेप्ट है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एनालिसिस। फेवरेबल ड्यूरिंग हाई प्रॉफिट्स, जब एक कंपनी हाई प्रॉफिट्स कमा रही है, जब एक कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, उस कंडीशन में फेवरेबल है। कि 10% का लोन लिए 20% कमा लिए, कि 10% का डेट लिए 20% कमा लिए, ठीक है। चलिए फिर रिस्क ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, रिस्क ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है। बहुत ज्यादा डेट लेने से इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा डेट भी मत लीजिएगा। यहां पे क्या बोला? एक्सेसिव डेट मत लीजिएगा, खाली लोन ही लेते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डेट लेने से फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाता है। हेल्प्स इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में भी ये हेल्प करता है, हेल्प करता है। आइए
अब बहुत इजी इजी क्वेश्चन से देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है नॉर्मली। ऑपरेटिंग लेवरेज, तो ऑपरेटिंग लेवरेज हम क्या बोले थे नॉर्मली, ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये के लिए ये कंसेप्ट है नॉर्मल। फाइनेंशियल लेवरेज इंटरेस्ट के लिए कंसेप्ट है, जो आप इंटरेस्ट भरते हो ना, लोन वोन पे जो इंटरेस्ट भरते हो उसके लिए कंसेप्ट है। आइए सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज अराइजेस ड्यू टू द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन बिजनेस ऑपरेशन। ऑपरेटिंग लेवरेज इसीलिए होता है जब बिजनेस का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, जब बिजनेस का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है उसके वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। और फाइनेंशियल लेवरेज, फिक्स्ड इंटरेस्ट अगर भरना पड़ रहा है, लोन वोन लिए हो उसका फिक्स्ड इंटरेस्ट आप लोगों को भरना पड़ रहा है। मान लीजिए 1 लाख का इंटरेस्ट आपको हर महीने करके भरना पड़ रहा है, तो उसके लिए कंपनी में क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से होता है, फाइनेंशियल लेवरेज फिक्स्ड इंटरेस्ट की वजह से होता है नॉर्मली। आप लोगों को जो डेट भरना पड़ रहा है, डेट आपको जो लोन लिए वो हर महीने 1-1 लाख रुपए करके डेट आपको भरना पड़ रहा है, मतलब इंटरेस्ट आपको भरना पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज मतलब इंटरेस्ट जो भरना पड़ रहा है हर महीने। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। रिलेटेड टू, ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट से डायरेक्टली रिलेट करता है, जैसे कि रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। और फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड से रिलेट करता है, सीधा सा बात है। इफेक्ट ऑन, किस पे इफेक्ट करता है, ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट जो है वो पड़ता है ईबीआईटी पे, ईबीआईटी पे। ईबीआईटी से पहले ऑपरेटिंग लेवरेज को अपने लोग ऐड करते हैं ना, ठीक, तो ईबीआईटी पे इफेक्ट करता है। ऑपरेटिंग लेवरेज कहां पे इफेक्ट करता है सर, ईबीआईटी पे। और इसका इफेक्ट पड़ता है ईपीएस पे, अफेक्ट्स अर्निंग पर शेयर। फाइनेंशियल लेवरेज ईपीएस पे अफेक्ट करता है, ऑपरेटिंग लेवरेज ईबीआईटी पे अफेक्ट करता है। रिस्क टाइप क्रिएट्स बिजनेस रिस्क एंड क्रिएट्स फाइनेंशियल रिस्क। ये बिजनेस रिस्क को क्रिएट करता है, ये फाइनेंशियल रिस्क को क्रिएट करता है। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है। फिर ये मेजरमेंट, इसके लिए भैया डॉल यूज किया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, लेवरेज वाला चैप्टर पर है ना, इसके लिए डॉल यूज किया था, इसके लिए डीएफएल यूज किया जाता है। ठीक है, इसको अपने लोग डॉल से मेजर करता है, डॉल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इसको अपने लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज से मेजर करते हैं। दैट्स इट। आइए अब लास्ट क्वेश्चन। भाई लाइक कर दो ना, क्यों नहीं कर रहे हो लाइक। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, देखो बहुत बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज जो है बिजनेस रिस्क को मेजर करता है, बिजनेस में जितने भी रिस्क आने वाले हैं उसको मेजर करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, एक बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल में बहुत हेल्प करता है, एक बिजनेस का कॉस्ट कंट्रोल, जितना भी सारा एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है ऑपरेटिंग लेवरेज। यूज इन प्रॉफिट प्लानिंग, अगर आप प्रॉफिट प्लान करने वाले हो, अगर आप अपने प्रॉफिट के बारे में प्लान करने वाले हो तो उसके लिए भी यूजफुल है ये। असिस्ट इन प्रोडक्शन मतलब कि डिसीजंस, तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ये मतलब कि प्रोडक्शन डिसीजंस के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज का क्या इंपॉर्टेंस है भैया, फाइनेंशियल लेवरेज का बताइए सर, फाइनेंशियल लेवरेज का। आइए, फाइनेंशियल लेवरेज का इंपॉर्टेंस है सबसे पहले कि फाइनेंशियल लेवरेज जो है आपका ईपीएस बढ़ाता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ाता है। कि डेट का सही यूज करके शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर बढ़ाना है आप लोग, इंक्रीजेस अर्निंग पर शेयर। यूजफुल इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, तो जो ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है ना कि कितना डेट यूज करे, कितना इक्विटी यूज करे, क्या हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करें, उसके लिए आप एफएल का यूज करते हो, उसके लिए आप फाइनेंशियल लेवरेज का यूज करते हो। ठीक है, हेल्प्स इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो एफएल की वजह से एक शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ता है, एक शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ता है। मेजर्स फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क को भी मेजर करता है, मतलब ज्यादा रिस्क ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क, जितना ज्यादा डेट लोगे उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगा। रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ये कम करता है नॉर्मली, अगर कहीं लोन सस्ता मिल रहा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करता है। और ये एक्सपांशन एंड ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का एक्सपांशन और ग्रोथ को भी ये सपोर्ट करता है। तो बेसिकली ये चैप्टर यहीं पे अपना खत्म हो गया नॉर्मली। अब आगे आगे और थियरी हम लोग पढ़ते रहेंगे और थियरी को आप खत्म करेंगे नॉर्मली। तो ये थियरी का क्या था, थियरी का ये पार्ट सी था, पार्ट सी था ना, पार्ट सी था।
तो हम लोग ने डन कर लिया। थैंक यू सो मच गाइज। एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और अगर ये संजीवनी बूटी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ और ले लो। थैंक यू सो मच।